राम राम किसान भाइयों, स्वागत है फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल वृंदा फार्म में। और आज हम आए हैं ग्राम दामोदरपुरा में। और आज किसान भाइयों का, बहुत सारे किसानों का कमेंट आया था कि गेहूं हमारे पोर्ट्स की अवस्था में आ चुके हैं। इस अवस्था में ऐसे कौन सी दवाई, ऐसी कौन सी खाद डालें जिससे हमारा प्रोडक्शन जो है एक अच्छे लेवल पे चले जाए, ताकि हमारा साल जो है एक अच्छा जाए, जिससे हमें अधिक प्रोडक्शन देखने को मिले, साथ ही साथ कल्लों का फुटाव अधिक हो, बालियों की लंबाई अधिक मिले, जिससे उत्पादन अच्छा मिले, साथ ही साथ दाने में शाइनिंग की शिकायत और वजन की शिकायत देखने को मिलती है। कई बार क्या होता है कि किसान खेती एक नॉर्मल तरीके से करता है, लेकिन शुरुआती दौर में बहुत छोटी छोटी गलतियों के कारण एक नुकसान देखने को मिलता है किसान को। और इस नुकसान से बचने के लिए हम एक डिटेल वीडियो बना रहे हैं, जिसमें पोर्ट्स की अवस्था में ऐसी कौन सी खाद, ऐसी कौन सी दवाई का इस्तेमाल करें जिससे उत्पादन एक अच्छे लेवल पे चले जाए, साथ ही साथ आपकी क्वालिटी इंप्रूव हो, जिससे एक अच्छा उत्पादन के साथ अच्छा मुनाफा आप ले सकें। तो आइए आपको मैं मिलवाता हूं सर से, जो आपको डिटेल में बताएंगे किस तरीके से सारी प्रोसेस होती है और इन्होंने कितना उत्पादन निकाला, उसकी कहानी भी मैं आपको बताऊंगा। सर नमस्ते। नमस्ते। एक छोटा सा परिचय दे दीजिए अपना। मैं गया प्रसाद खोरे, ग्राम दामोदरपुरा, तहसील खिरकिया, जिला हरदा, मध्य प्रदेश। जी सर, बहुत सारे किसान भाइयों का इस बार कमेंट आया है और काफी जल्दी कमेंट कर रहे हैं, और ये प्रश्न कंटिन्यूअसली आ रहा है कि ये पोर्ट्स की अवस्था आ चुकी है। इस पोर्ट्स की अवस्था पे ऐसी कौन सी जो दवाई है जिससे हमारा प्रोडक्शन में फायदा मिलता है, दवाइयों के कारण हमारे जो खेतों में बीमारी आती है उससे हमको एक अच्छा बेहतर रिजल्ट मिलता है, जिसके साथ साथ इसके अंदर ऐसी कौन सी न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है जो पौधे को इस टाइम पे जरूरत होती है, पौधे को सबसे ज्यादा भूख लगने की आवश्यकता कौन सी होती है। देखिए, मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलूंगा। अभी तो वर्तमान में ये बता दूं कि यहाँ झंडा पत्ती पर आके हम कुछ करें, उससे बहुत हमारा अच्छा प्रोडक्शन बढ़ जाए। हाँ, मतलब ठीक है, आप उत्पादन बढ़ाएंगे जी। बाकी अगर सोचे कि बेस्ट उत्पादन बढ़ा ले तो उसके लिए आपको उसकी नींव मजबूत करना पड़ेगी। अच्छा, न्यू से मेरा मतलब है कि आपको फंजीसाइड पे ध्यान देना पड़ेगा सबसे पहले तो बीज उपचार के लिए जी। इंसेक्टिसाइड का ध्यान रखना पड़ेगा आपको जी। इसके बाद में आपको जो चीज लग रही है, जैसे गेहूं के लिए जिंक एक अनिवार्य है, पोटास एक अनिवार्य है, ये आपको बेसल में डालना ही पड़ेगा जी। अगर आप डीएपी, यूरिया, पोटास, ये तो कॉमन चीज है कि किसान जानते हैं इसको। हाँ। इसके बाद में एक जिंक भी ऐसी चीज है कि वो गेहूं के लिए अनिवार्य है जी। सर, तो मैं यहीं पे आपको एक मिनट रोक रहा हूँ। ये इसीलिए रोक रहा हूँ कि बहुत सारे किसान भाई डीएपी, पोटास और जिंक ये जानते हैं, ये शब्द बहुत जरूरी है, और ये शब्द के अनुसार ये नहीं पता कि इनकी कौन सी अवस्था में इसको डालने से इसका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। इसी के साथ आपने जो फंजीसाइड की आपने जिक्र किया है, वो फंजीसाइड डालने से या नहीं डालने से एक क्या फर्क आता है, वो दोनों बताइए। और इसकी अवस्था क्या होती, किस टाइम पे जिंक का अच्छा रोल रहता है और किस टाइम पे पोटास डालने से आपको रिजल्ट बेहतर मिलेंगे और अच्छा परिणाम मिलेगा। देखो, पोटास का तो यह काम है कि अगर मौसम में बहुत ज्यादा तनाव है तो आपका पौधा स्ट्रांग रहेगा जी। इसके बाद में पोटास का जो काम आता है वो आखिरी मात्रा में आपको बताऊंगा जी। रही बात जिंक की, तो जिंक का शुरुआत से ही रोल है। जिंक अगर आपने बेसल में लिया तो आपके जो गेहूं के कल्ले का फुटाव बहुत अच्छा रहेगा जी। आपका पौधा उससे मजबूत रहेगा जी। और पत्ती भी आपकी काली आएगी। मतलब जिंक का इतना रोल यहाँ तक का तो ये है। इसके आगे अगर हम बात करें अच्छे प्रोडक्शन के लिए जी, तो ऐसा नहीं है कि एक स्प्रे झंडा पत्ती के ऊपर कर देंगे इससे हमारा प्रोडक्शन बहुत अच्छा जाएगा। अच्छा, उसके लिए आपको उसकी न्यू की बात तो एक सेकंड मेरी जो प्रबंध है, एक तो शुरुआत का हो गया बेसल डोज या उपचार वगैरह जी। इसके बाद में जो मेरा प्रैक्टिकल है, जो हमेशा करता हूँ, जो किसानों को बताता हूँ मैं जी, वो है शुरुआत में 35 से 40 दिन के ऊपर एक स्प्रे। अच्छा, उसमें मैं लेता हूँ टेबुकोनाजोल 25.9%। अच्छा, उसमें लेता हूँ मैं 39.5% जिंक जी, एक लिक्विड आता है वो लेता हूँ। इसके बाद में मैं एमिडा लेता हूँ 17.8% जी। इसमें हमको ये नहीं मालूम कि जमीन में कितने कीड़े हैं, हमारी जमीन को, फसल को कितना नुकसान कर रहे हैं। अच्छा, तो वो शुरुआती जो अपनी फसल स्वस्थ रहेगी, जो जमीन से कीड़े जड़ को नुकसान कर रहे हैं, पौधे को नुकसान कर रहे हैं, वो एक एमिडा ऐसा एक सिस्टोमेटिक पॉइजन है, वो पूरे पौधे में चलता है और वो उसको मतलब पूरा स्वस्थ रखता है। मतलब पत्तों पे डालेंगे तो जड़ तक जाएगा जी। ये इसका रोल ये हो गया। तो ये स्प्रे कब करना है? ये 35 से 40 दिन तक। या तो देखो, उसमें दो कंडीशन बनती है जी। कहीं जमीन 5 पानी मांग रही, कहीं 3 पानी में गेहूं आ रहा है, तो उसकी स्टेज ये रखो कि 35 से 40 दिन पर आपका अगर पानी
सेकंड पानी 40 दिन पे लग रहा है जी, तो आप उसको 40 दिन के लगभग डाल दो, 35 डाल दो। अब आपकी जमीन 3 पानी ले रही, तो आपको अगर मैं बोलूं कि दूसरे पानी के बाद देना तो आपका दूसरा पानी जाएगा 55-60 दिन में, तो वो आपकी स्टेज सही नहीं आएगी। तो मतलब सीधी बात है कि 35-40 दिन पे आपका स्प्रे हो जाना चाहिए। रही बात एमिडा की, बता दी मैंने आपको। टेबुकोनाजोल बता दूं मैं, इसमें इसका रोल ये है कि जैसे शुरुआत में हमारी जमीन पानी कम मांगती है, पौधे को उतनी जरूरत नहीं रहती। अच्छा। फिर भी हमारे 2 पानी लगते हैं, उस समय मौसम भी ठंडा रहता ही है, तो कहीं पीले पड़ रहे गेहूं, कहीं जड़ में थोड़ी सी फंगस भी आ रही, तो वो शुरुआती जो तकलीफ आती है जमीन में अधिक नमी से, मतलब वहां से आपको बचा के वो आगे ले आएगा जी। जो उस समय क्या रहता है कि पौधा उतना सक्षम नहीं रहता कि जो सब चीज से लड़ ले। आज इतना सक्षम है कि आज अगर कोई चीज आ भी गई तो उसको वो लड़ लेगा, आज उतनी जरूरत नहीं है, उस दिन उसको वो ज्यादा जरूरत, पर हमारे किसान उस समय उसको ध्यान नहीं रखते जी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई इन्होंने कि शुरुआत में जब पौधा छोटा रहता है तो बीमारियों के प्रति लड़ने की क्षमता उसकी कम होती है। उस टाइम पे अगर आप पौधे की देखरेख अच्छे से करेंगे, जो फंजीसाइड और जो दवाइयाँ इन्होंने बताई उसका प्रॉपर आप मैनेजमेंट करेंगे, और जो जिंक का इस्तेमाल चाहे आप पहले पानी में कोई किसान भाई करते हैं वो भी कर सकते हैं, इन्होंने बेसल में डाला है वो भी कर सकते हैं। जिंक का महत्वपूर्ण रोल जो होता है वो जड़ों का फुटाव होता है, जो कि भोजन आपके जमीन के अंदर जो पड़ा है वो पौधे तक अवेलेबल कराता है। उसी के साथ अगर बात करें तो कल्लों का अधिक से अधिक फुटाव कराता है, साथ ही साथ पौधे के अंदर ग्रीननेस पैदा करता है। पत्तों को चौड़ा साइज, पत्ते का साइज चौड़ा करने में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है इसके अंदर। अब इसके बाद अगर सर जाने हम इसके बाद की स्टेज जो होती है, जो क्या ऐसी चीज है जिससे हमें हमारे खेत में उत्पादन बढ़ाने में हम मिस कर जाते हैं या किसान भाई मिस कर जाते हैं, उस चीज की हम बात करना चाहते हैं। उसी के साथ में एक कैरेक्टर मैंने अभी नोटिस किया आपके खेत में, पत्तियों की चौड़ाई अच्छी है, इसके अंदर ग्रीननेस है, और उसी के साथ आपका खेत जो है वो बिल्कुल फ्रेश दिख रहा है। देखिए इसके लिए ये झंडा पत्ती के लिए ही मेरा जो मैंने अभी आपको स्प्रे बताया जी कि एमिडा का और इसका टेबुकोनाजोल का जी, उसके साथ में मैं एक जैसे मान लो बेसल में जिंक नहीं दिया, मैं उस समय एक 39% जिंक में डालता हूँ। अच्छा। और इसके बाद में एक मैग्नीशियम का भी इसमें रोल है, इसमें आयरन का भी रोल है। अच्छा। तो मेरी मतलब उस समय न्यूट्रिएंट इसीलिए रहता हूँ कि ताकि झंडा पत्ती मेरी अच्छी आए। अगर हम सोचे कि आज हम स्प्रे कर दें और झंडा पत्ती इससे हमारी चौड़ी हो जाएगी, काली हो जाएगी, तो वो संभव नहीं है। अच्छा। आपको इसके लिए वहीं से आपको तैयारी करके लाना है, बस वही चीज इसकी, आज आपकी पत्ती चौड़ी आएगी, फ्रेश आएगी, काली आएगी। तो आज आपको जो आगे देना है, जो बाली के लिए लगना है, दाने के लिए लगना, वो आप स्प्रे अपना यहाँ से स्टार्ट होगा वो। अच्छा। अभी यहाँ तक तो अपने को पौधे को यहाँ तक लाना था, झंडा पत्ती मजबूत बना के लाना था, काली बना के लाना था, चौड़ी बना के लाना था, तो कल्ले का लाना था, ये काम अपना यहाँ तक हो गया। तो इस तरीके से आप ये सारा मैनेजमेंट देख रहे हैं, और वीडियो आप लास्ट तक देखना, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और जो भी किसान भाई वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ में एक चीज और आपको बता दूं, अगर इस तरीके की डिटेल वीडियो चाहिए तो इनका खुद का भी एक यूट्यूब चैनल है, गया प्रसाद खोरे कृषि फार्म के नाम से है, आप वहां सर्च करके इनके चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको गेहूं से, सोयाबीन से संबंधित, मूंग से संबंधित और भी कई फसलें हैं जिससे संबंधित आपको डिटेल जानकारियां वहां पे भी उपलब्ध होगी। और इसके बाद में हम बात करेंगे गेहूं के अंदर ये जो स्टेज होती है सबसे महत्वपूर्ण स्टेज होती है। इस स्टेज पे आके कई किसान भाई प्लानिंग बहुत सारी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद में वो स्प्रे के लिए मतलब जरूरी नहीं समझते कि यार ये करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, ये किसान भाई जो है इन्होंने अपने खेत में 33 कुंटल पर एकड़ का उत्पादन निकाल चुके हैं, और कृषि अनुसंधान से इनको सम्मानित किया गया है। इनके साथ हमने एक वीडियो और डाला है, आप चैनल पे जाके लिंक में देख सकते हैं, वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगा डिटेल में, वो भी गेहूं के संबंध में है। और इनके पास बहुत सारी वेराइटीज भी लगी हैं, हम उसका विश्लेषण भी करेंगे, अलग अलग वेराइटी के कैरेक्टर, ताकि अगले साल आपको कौन सी वेराइटी लगानी है उसकी डिटेल मिलती रहे। अब हम बात करें फुटाव की, तो ये एक ऐसी अवस्था है पोट्स की जहां पे पौधे को सबसे ज्यादा भोजन की आवश्यकता होती है, पौधा जो है भूखा रहता है। तो इस अवस्था पे ऐसे कौन कौन से स्प्रे हैं, ऐसी कौन कौन सी खाद है जिनका हमको महत्वपूर्ण ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे हम एक रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन की ओर जा सके, साथ ही साथ हमारे जो दाना है उसका वजन अच्छा है, शाइनिंग अच्छी आए, और हमें मंडी में एक अधिक रेट देखने को मिले। अभी यहाँ से जो शुरुआत होगी जी, इसके लिए अब बाली की कंडीशन की बाली निकल जाएगी जी। हमको यहाँ 052 भी 34 चाहिए जी। इसके बाद में हमको यहाँ बोरान भी चाहिए जी। इसके बाद में हमको फंजीसाइड भी चाहिए जी।
और इसकी और ये पत्ती को डार्क करने के लिए, और इसकी ग्रोथ को थोड़ी सी स्लो करने के लिए हमें पेक्टोबुटाजोल, जो एक कल्टार के नाम से आता है, विद्युत के नाम से आता है, मतलब वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। वो हमारा स्प्रे अभी इसमें कल ही हुआ है वो, मतलब ये भी बहुत जरूरी है। तो ये आप एक इसमें ध्यान रखिए, इसमें कई किसान भाई टॉनिक को महत्व नहीं देते। टॉनिक कितना बड़ा रोल अदा करती है और इसमें उत्पादन पे क्या फर्क आता है ये इन्होंने बताया। इसकी प्रोसेस को स्लो करती है, पौधे के अंदर उन हार्मोन्स को एक्टिव करती है जो पौधे के लिए बालियां और मतलब जो अंदर फूल बने हुए रहते हैं उससे मतलब अधिक बढ़ाती है, बाली की लंबाई बढ़ाती है, पौधे की ग्रोथ को स्टेबल कर देती है, ताकि जो भी न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता पौधे को है वो पौधे तक पहुंच के एक बाली को अच्छा प्रकार दे, अच्छा साइज दे, जिससे उत्पादन बढ़ने में हमको अधिक फायदा मिलता है। जी आप बताएं आगे। अभी मैं एक चीज सभी किसानों के लिए बता दूं, एक प्रैक्टिकली बात। जी। एक जैसे कोई किसान ऐसे कि फंगिसाइड डालने से क्या होता है यहाँ स्टेज पे, तो आप एक थोड़ा सा अपने हिसाब से जहाँ भी आपके आसपास जो किसान के प्लाट कटे हार्वेस्टर चले उस दिन देखना आपको रियल मतलब आपको खुद समझ में आएगी। जिस प्लाट में फंजीसाइड नहीं डाला होगा उसमें आपको काला धुआं और हरा धुआं दिखेगा हार्वेस्टर चलते टाइम। अच्छा। और जहाँ फंजीसाइड जो किसान प्रॉपर डालता है, उस किसान के खेत में आप जाके देखना आपको वहाँ सफेद धुआं दिखेगा। इसका क्या रहता है? इसका ये कि वो फंगस ही उड़ रही है, वो काली और हरी। अच्छा। मतलब वो किसान ने नहीं डाली, उसको ये पता वहां लग जाएगा कि मेरे खेत में कितनी फंगस थी, वो धुआं बन के उड़ रही है अभी, उसने कितना नुकसान करा होगा वो किसान खुद देख लेगा वहां जाके। तो किसान भाई का कहना है कि हमारे खेत में तो कोई फंगस नहीं रहता है और हम तो कई सालों से कर रहे हैं और मौसम के ऊपर निर्भरता रहती है, तो ये ऐसे दवाई डाल डाल के पैसा फूकने से कोई मतलब नहीं है। तो ये चीज बताएं आप थोड़ा। ये तो मैं बता रहा हूँ, नहीं वो खुद प्रैक्टिकल करे कि जो पड़ोसी, जैसे मेरा खेत है अभी जो किसान नहीं डालते वो देख ले, मेरे खेत में जो हार्वेस्टर चलेगा मेरे खेत में सफेद धुआं निकलेगा, और जहाँ नहीं डालेंगे वो खेत में हरा धुआं निकलेगा, मतलब वो फंगस है काली। अगर किसान को समझ में नहीं आती। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि फंगीसाइड का अहम रोल नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, एक छोटा सा पैकेट लाके कुछ एरिया में आप आपके जो है मार्किंग करके वहां पे डाल के देख सकते हैं। वहां पे आपकी बालियों की काउंटिंग कर सकते हैं, कितने दाने उसके अंदर बैठे हैं, क्या रिजल्ट आया है, कुछ अलग दिख रहा है। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि अगर सही है तो ही उपयोग करें। हमारा मकसद ज्यादा दवाई डलवाना नहीं है, लेकिन पौधे की आवश्यकता जानना बहुत जरूरी है कि पौधे को क्या चाहिए। अभी हम भी खाना खाते हैं, हम हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको खाना नहीं मिलेगा तो हमारा जो पोषण है वो सही तरीके से नहीं होगा। उसी तरीके से पौधा होता है, उसकी पोषण की स्थिति समझने के साथ साथ हमें उसे वो चीज देना पड़ेगा जिसकी उसको जरूरत है। आप लागत तो देख रहे हैं कि लागत लग रही है, लागत आप मोटा मोटा अगर देखेंगे तो लगभग 2 से 2,500 हजार की लगेगी, लेकिन उससे उत्पादन बहुत अधिक बढ़ता है, जिससे हम हमारे मतलब उत्पादन बढ़ा के एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान हर तरीके से परेशान है, उत्पादन नहीं मिल रहा उसके लिए। तो आप अब बताएं कि इसमें फंगीसाइड का रोल तो आपने बताया कि बहुत महत्वपूर्ण है, कौन सा ऐसा फंगीसाइड है जिसका बेहतर रोल गेहूं में है? देखिए, मैं बहुत गेहूं की खेती ऐसी कोई 1,00,000 2 लाख रुपए एकड़ मिलता नहीं। हाँ, नहीं। इसमें अगर सोचे कि अपन 700-800 रुपए अकेला फंजीसाइड का स्प्रे करें तो वो भी मेरे हिसाब से सही नहीं है। अच्छा। अगर 200, 250, 300 रुपए एकड़ में अगर अपना खर्चा निकल रहा तो उसमें आपके पास 3-4 ऑप्शन है। एक 38% टेबुकोनाजोल है जी, जो एक बायर का बोनस नाम से आ रहा है। हाँ। एक सिजेंटा का एम्पेटेस्टा नाम से आ रहा है जी, एक फंजीसाइड वो भी है। एक अपना जैसे प्रोपिकोनाजोल टिल्ट नाम से भी आ रहा है। हाँ। और एक नेटिव आ रहा है जी, वो महंगा पड़ रहा है। हाँ, महंगा। और भी ऐसे जो एजोस्टोबिन टेबुकोनाजोल साथ में कंबाइन में आ रहे हैं ऐसे फंजीसाइड। कुछ लोग आप उसमें प्लाक्सर भी डाल रहे हैं, वो प्लाक्सर थोड़ा फिर वो अपने नेटिव के रेट में चला जाता है, महंगा है। तो मेरे हिसाब से तो 250-300 रुपए एकड़ में 3-4 फंजीसाइड अपने लिए है कि डाल सकते हैं। उसका एक रोल और बहुत बड़ा रहता है कि जैसे हम जब पानी इसमें बंद कर देंगे उस समय हमारा टेम्परेचर हाई होता है। हाँ। तो उस समय क्योंकि पौधे के ऊपर तनाव पड़ता है, ऊपर से धूप रहती है, जमीन भी गर्म होती है, उस समय ये अगर आपका फंजीसाइड प्रॉपर डाला हुआ है तो आपका पौधा जल्दी सफेद नहीं होगा। मतलब प्लाट पे जो कलर आना चाहिए पीला वो आके पकेगा। अगर आपका प्लाट पूरा पीला आके पक रहा है तो आपका दाना भी सही साथ आएगा, आपका उत्पादन भी बढ़ेगा। अब इसमें एक सवाल और है कि हम किसान भाइयों को, मेरे पास भी कुछ फोन्स आते हैं, हम बताते हैं फंगीसाइड का उपयोग, लेकिन कुछ किसान भाई ऐसे हैं जिनको स्पेसिफिक प्रेक्सर या नेटिव ही डालना है। उनको लगता है कि टिल्ट या आप जो बता रहे हैं वो सारी चीजों से उतना बेहतर रिजल्ट नहीं आता। तो इन दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस बताएंगे कि ऐसा है एक्चुअल में, या मतलब नॉर्मली आप ले सकते हैं जो नॉर्मल डाल रहे हैं उससे? अब देखो, मैंने एक बार नेटिव पूरी जमीन में डाला था आज से 3 साल पहले जी। मैंने जब ट्रायल किया था तब मेरे को रिजल्ट दिखा था कि यहाँ ट्रायल में मतलब मेरे को ऐसा लग रहा कि जो मैंने दूसरे डाले थे फंजीसाइड, वो ट्रायल में लगा था कि सबसे बेस्ट मेरा नेटिव है। पर जब मैंने वो ट्रायल देख के पूरी जमीन जब डाला
तो पता नहीं क्या मेरे साथ में कोई धोखाधड़ी हुई, मेरे को डुप्लीकेट मिला, मेरा उस पर विश्वास खत्म हो गया। अच्छा, मतलब वो कुछ भी मेरे साथ में हुआ। हाँ। उसके बाद में मैंने ये जो 250-300 रुपए एकड़ में जो मेरा फंजीसाइड डाला, हाँ। मतलब 3 साल से मैं उसको वही डाल रहा हूँ। अच्छा, तो आप एक छोटा सा हमको एक चीज और बताएं कि इसके अंदर आपकी जो कृषि अनुसंधान में लोग आके आपके खेत में जो उत्पादन का आंकड़ा निकाला था वो क्या था और किस वैरायटी का था? वो था पूसा तेजस 8759 का। अच्छा, वो कृषि विभाग की टीम और राजस्व विभाग की टीम, हाँ पटवारी ग्राम सेवक कोटवार हाँ और 2-4 किसान गांव के साथ में आए थे जी। उन्होंने ऐसे 5 बाई 5 मीटर का एक प्लाट काटा था। हाँ। उसमें 21 किलो लगभग गेहूं निकला था वो। अच्छा। तो उन्होंने उसको हेक्टेयर में कन्वर्ट किया था। हाँ। तो वो मतलब 33 कुंटल एकड़ मतलब वो बैठा था। अच्छा। और विगत आप कई वर्षों से गेहूं की खेती कर रहे हैं, तो आपके ऊपर लोगों का विश्वास है। जैसे हमने और भी आपके साथ वीडियोस बनाए हैं, तो उसमें लोगों का कई बार ऐसा होता है कि वीडियो जो है आप झूठ बोल रहे हैं या सारी चीज़। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि विगत वर्ष कई वर्षों से आप गेहूं की खेती कर रहे हैं, नई वेराइटियाँ आप लगाते हैं, तो मेरा ये कहना है कि आप जो रेगुलर हर साल है उसमें आपका एवरेज प्रोडक्शन क्या आ रहा है? मेरा एवरेज प्रोडक्शन आ रहा है 27-28 कुंटल एकड़ का हर साल, अधिकतम 30 कुंटल। हाँ। अच्छा। अभी मेरा लगभग 18 से 20 साल से जो हार्वेस्टर मेरा गेहूं काट रहा है जी, वो जो अपने किसानी ग्रुप में भी जो हार्वेस्टर वाले मालिक हैं उसमें जुड़े हैं। हाँ। और जो हार्वेस्टर वाले हैं डेढ़गांव के भैया हैं वो रेगुलर गेहूं काट रहे हैं। तो वो हार्वेस्टर वाला खुद आके कहता है कि हम हर जगह जाते हैं तो वहाँ हमारा 1 टन एकड़ गेहूं बैठ रहा है और तुम्हारे खेत में आने के बाद 1.5 टन एकड़ बैठ रहा गेहूं। अच्छा। मतलब सारा डाटा मेरा, अगर कोई आदमी विश्वास नहीं करे तो कितनी एकड़ जमीन में कितने टैंक निकले हार्वेस्टर वाले पास भी जाके उसको 5-7 साल का उसको डेटा भी चेक कर सकते हैं, ले सकता है। और दूसरी बात मेरे पास जो पटवारी ग्राम सेवक ने जो मेरे को एक पंचनामा बना के दिया किसानों उनके सामने गेहूं मेरा निकला था कि नहीं, मतलब वो भी मेरे पास आज भी रखा है। वो सारी चीजें हम वीडियो में मेंशन करेंगे ताकि आप लोगों को भी पता लगे कि जो किसान भाई जानकारी दे रहा है वो कितनी अहम जानकारी है और एक्चुअल में ऐसा निकलता है। और इसमें आपको सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, वो चीज़ें जो इन्होंने बताई है और वो सही समय पे सही मात्रा में अगर डाली तो आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। नहीं अगर आपको ऐसा लग रहा है तो कुछ एरिया में आप कर सकते हैं, कुछ एरिया में करने के साथ साथ आप उसमें प्रैक्टिकल करके देख लें जिससे आपको पता लगे कि कैसा आपका उसमें रिजल्ट मिल रहा है, उसके अनुकूल आप कर सकते हैं। हम एक माध्यम है जिससे हम आपको बता रहे हैं कि इस तरीके का अनुभव है किसान का और इस तरीके से प्रोडक्शन निकाल रहे हैं। इसके अलावा ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे और हमें ध्यान रखना चाहिए जो उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण रोल है? इसमें एक चीज़ रहती है, जैसे आखिरी सिंचाई का रोल भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण रहता है जी। अब हमारा एरिया ऐसा है कि मतलब गर्म एरिया है, मतलब इधर खंडवा जिला कुछ सूखा एरिया है पूरा। हाँ। वहाँ से गर्म लपट जल्दी चालू होती है जी। तो हमारा पानी आखिरी जो रहता है, मतलब हमारी बाली में पूरा दाना बनने के बाद हम बंद करते हैं उसको, कि दाने ने पूरा आकार ले लिया, वहाँ से हम पानी बंद करते हैं। अब अधिकतर मैं देखता हूँ कि अधिकतर जगह की बाली पूरी निकल गई, पानी बंद हो जाता है, तो वहाँ भी प्रोडक्शन आ जाता है। पर हमारी ऐसी जमीन के लिए मतलब दाना बनने तक वहाँ सिंचाई मतलब होना चाहिए। नमी ज्यादा देर नहीं टिकती, इसके लिए हमको उस डालना पड़ता है, लेके जाना पड़ता है, क्योंकि हमारी मिट्टी क्वालिटी भी ऐसी है, कोई रेत की मात्रा इसमें ज्यादा है तो वो जल्दी गर्म होती है। अच्छा, तो कैसी लगी आपको जानकारी? हमने सारी चीजें कवर करी हैं और ये वीडियो आप बड़ा ध्यान से देखें क्योंकि मैं तथ्य के साथ ये सारी चीजें आपको डालूंगा ताकि आपको भी विश्वास हो सके कि इस तरीके का उत्पादन निकलता है। और इसके अलावा कौन सा ऐसी फसल है जिसके ऊपर हमको वीडियो बनाना है, आप कमेंट में उस फसल का नाम लिखिए ताकि आप तक उस फसल का एक्यूरेट वीडियो डिटेल के साथ हम आपको बना के दें, ताकि आपको उत्पादन लेने में सही समय में एक बेनिफिट मिले, एक फ़ायदा मिले। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों के काम आए। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।